हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हम तैयारी कर रहे थे यूजीसी नेट जून 2024 के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में आने वाली वैकेंसीज हैं उनके लिए। तो आज जैसा आपको विदित है कि अब पीएचडी के लिए भी जो यूजीसी नेट है वो कंपलसरी कर दिया गया है कि आपका जो अब अगर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, यूजीसी नेट के जो आपका स्कोर होगा उसी के आधार पे आपको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिया जाएगा। तो हम उसके लिए केसी श्रीवास्तव जी की जो प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति है उस पुस्तक का अध्याय 1 कर रहे थे। यूनिट 1 में फर्स्ट चैप्टर है वो। तो वो दोनों ही आपके यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों में ही काम आएगा। तो उसका हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत, जो है उसका फर्स्ट जो पार्ट है साहित्यिक स्रोत, वो कर लिया था कंप्लीट। तो आज हम करेंगे पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य है, क्योंकि इतिहास के जो हम जानकारी के स्रोत को हम 3 भागों में बांटते हैं: साहित्यिक स्रोत, पुरातत्व संबंधी स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। तो पहला हमारा कंप्लीट हो गया था। आज दूसरा पार्ट हम करेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्राचीन इतिहास के ज्ञान के लिए पुरातात्विक प्रमाणों से बहुत अधिक सहायता मिलती है। ये साधन अत्यंत प्रामाणिक हैं तथा इनसे भारतीय इतिहास के अनेक अंध युगों, डार्क एज पर प्रकाश पड़ता है। जहां साहित्यिक साक्ष्य मौन है, वहां हमारी सहायता पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं। ये साहित्यिक स्रोत हमने कर लिया। साहित्यिक साक्ष्य जहां पे हमारी सहायता नहीं कर सकते, तो उसके बाद हम किसकी सहायता लेते हैं? प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए। तो उसके लिए हम पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों का उपयोग करते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं: अभिलेख, मुद्रा और स्मारक। इसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। अभिलेख: प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों से बड़ी मदद मिलती है। अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व साहित्यिक साक्ष्यों के से अधिक है। ये अभिलेख पाषाण, शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं एवं प्रतिमाओं आदि पर खुदे हुए मिले हैं। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि जो अभिलेख है वो कहाँ मिलते हैं? तो अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं एवं प्रतिमाओं आदि पर खुदे हुए मिलते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख है। बोगजकोई का जो अभिलेख है वो मध्य एशिया में मिला था और सबसे प्राचीन अभिलेखों में एक है। यह हित्ती नरेश सपीलुल्युमा तथा मितनी नरेश मत्तीवजा के बीच संधि का उल्लेख करता है। तो बोगजकोई जो अभिलेख है एशिया, मध्य एशिया में मिला था, वो उसमें किसका उल्लेख है? हित्ती नरेश सपीलुल्युमा तथा मितनी नरेश मत्तीवजा के बीच संधि का उल्लेख करता है, जिसके साक्षी के रूप में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है। मितनी अभिलेख है बोगजकोई का। तो इसमें कौन से देवताओं के साक्ष्य मिलते हैं? स्टेट में आया हुआ है ये क्वेश्चन। हरियाणा स्टेट जो है उसमें ये क्वेश्चन आया है। तो इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, नसत्य, अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। यह लगभग 1400 ईस्वी पूर्व के हैं तथा इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में सहायता मिलती है। पारसिक नरेशों के अभिलेख हमें पश्चिमोत्तर भारत में ईरानी साम्राज्य के विस्तार की सूचना देते हैं, परंतु अपने यथार्थ रूप में अभिलेख हमें अशोक के शासनकाल से मिलने लगे हैं। अशोक के अनेक शिलालेख एवं स्तंभ लेख देश के विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं। अभिलेखों से अशोक के साम्राज्य की सीमा, उसके धर्म तथा शासन नीति पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। डी.आर. भंडारकर जैसे एक चोटी के विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। अशोक के बाद भी अभिलेखों की परंपरा कायम रही। अब हमें अनेक प्रस्तियां मिलने लगती हैं, जिनमें दरबारी कवियों अथवा लेखकों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के शब्द मिलते हैं। यद्यपि ये प्रस्तुतियां अतिरंजित हैं, यद्यपि ऐसे इनसे अनेक संबंधित शासकों के विषय में हमें अनेक महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। ऐसे लेखों में खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, शक्षत्र रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, शातवाहन नरेश पुलवामी का नासिक अभिलेख, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ अभिलेख, मालव नरेश
यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज का ग्वालियर अभिलेख आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनमें से अधिकांश लेखों से तत्संबंधी विवरण, राजाओं के सैनिक अभियानों की सूचना मिलती है। ये जितने भी अभिलेख दिए गए हैं उनसे तत्संबंधित जो राजा हैं, उस समय के जो राजा हैं उनसे संबंधित जितने भी राजा हैं उनसे उनके जो सैनिक अभियान है उनकी सूचना मिलती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख में उनकी विजयों का विशद विवरण है। ऐहोल का लेख हर्ष और पुलकेशिन का जो युद्ध है उसका विवरण देता है ऐहोल का स्तंभ लेख। ग्वालियर लेख से गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में विस्तृत सूचनाएं प्राप्त होती हैं। गैर सरकारी लेखों में यवन राजदूत हेलियोडोरस का वेशनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिससे द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। कुछ अभिलेख मूर्तियों, ताम्रपत्रों, ताम्रपत्रों आदि के ऊपर अंकित मिलते हैं। इनसे भी इतिहास विषयक अनेक उपयोगी सामग्रियां प्राप्त हो जाती हैं। मध्य प्रदेश की एरन से प्राप्त वराह प्रतिमा पर हुनराज तोरमान का लेख अंकित है। मध्य प्रदेश से जो एरन की वराह प्रतिमा प्राप्त हुई है उस पर हुनराज तोरमान का लेख अंकित है, जिससे उसके विषय में सूचनाएं मिलती हैं। पूर्व मध्यकाल में शासन करने वाले राजपूतों के विभिन्न राजवंशों में से प्रत्येक के कई लेख मिलते हैं, जिनसे संबंधित राजाओं की उपलब्धियों के साथ साथ समाज एवं संस्कृति की भी जानकारी होती है। इनमें गुर्जर प्रतिहार वंश की जोधपुर तथा ग्वालियर प्रशस्ति, पाल वंश का खालिमपुर, नालंदा तथा भागलपुर के लेख, सेनवंशी विजय सेन की देवपाड़ा प्रशस्ति, गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र का कमोली लेख, परमार भोजदेव का वंशवर लेख और जयसिंह की उदयपुर प्रशस्ति, चंदेल शासक धंग का खजुराहो लेख, चेदी शासक कर्ण का बनारस तथा यश कर्ण का जबलपुर ताम्रपत्र लेख, चाहमान विग्रहराज का दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। राजपूत शासकों के अधीन सामंतों के भी बहुसंख्यक लेख मिलते हैं। पूर्व मध्यकाल के बहुसंख्यक भूमि अनुदान पत्र मिलते हैं, जिनसे प्रशासन के सामंती स्वरूप की सूचना मिलती है। दक्षिण भारत में शासन करने वाले पल्लव, चेल आदि प्रसिद्ध शासकों के भी अनेक लेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे उनके इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। दूसरा है मुद्राएं तथा सिक्के। अभिलेखों के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से भी प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होती है। यद्यपि भारत में सिक्कों की प्राचीनता 8वीं सदी ईसा पूर्व तक जाती है, तथापि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से ही हमें नियमित सिक्के मिलने लगते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। जो पंचमार्क सिक्के हैं वो प्राचीन जो सिक्के हैं उनको आहत सिक्के कहा जाता है। इन्हीं को साहित्य में कारशापण, पुराण, धरण, शतमान आदि भी कहा गया है। कारशापण, पुराण, धरण, शतमान ये क्या थे? पंचमार्क कॉइन्स थे। ये अधिकांशतः चांदी के टुकड़े हैं जिन पर विविध आकृतियां चिन्हित की गई हैं। इन पर लेख नहीं मिलते। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य यवन शासकों ने किया। तो सिक्कों पर जो लेख लिखवाने का काम सबसे पहले किसने किया? यवन शासकों ने किया। उन्होंने उत्तर में सोने के सिक्के चलवाए। साधारणतः 206 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही होता है। कुछ मुद्राओं पर तिथियां भी खुदी हुई हैं, जो कालक्रम के निर्धारण में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं। मुद्राओं से तत्कालीन आर्थिक दशा तथा संबंधित राजाओं की साम्राज्य सीमा का भी ज्ञान हो जाता है। किसी काल में सिक्कों की बहुलता को देखकर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उनमें व्यापार वाणिज्य अत्यंत विकसित दशा में था। सिक्कों की कमी को व्यापार वाणिज्य की अवनति का सूचक माना जा सकता है। पूर्व मध्यकाल के प्रथम चरण में सिक्कों का अभाव सा है। इसी आधार पर यह काल आर्थिक पतन का काल माना गया है। इसके विपरीत द्वितीय चरण में सिक्कों के मिल जाने से हम निष्कर्ष निकालते कि इस समय वाणिज्य व्यापार का पुनरुत्थान हुआ, जिससे देश आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो गया। प्राचीन भारत के गणराज्यों का अस्तित्व मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। मालव, योद्धे आदि गणराज्यों तथा पांचाल के मित्रवशी शासकों के विषय में हम मुक्त सिक्कों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। कभी कभी मुद्रा के अध्ययन से हम
सम्राटों के धर्म तथा उनके व्यक्तिगत गुणों का पता लग जाता है। उदाहरणतः हम कनिष्क तथा समुद्रगुप्त की मुद्राओं को ले सकते हैं। कनिष्क के सिक्कों से यह पता चलता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। समुद्रगुप्त अपनी कुछ मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे उसका संगीत प्रेम प्रकट होता है। भारत के इंडो बैक्टीरियन शासकों के विषय में हमें, तो भारत के इंडो बैक्टीरियन जो शासक है उनके विषय में हमें उनके सिक्कों से ही ज्ञान प्राप्त होता है। इंडो यूनानी तथा इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के ही हैं। शक पल्लव युग की मुद्राओं से उनकी शासन पद्धति का ज्ञान होता है। इन लेखों से पता चलता है कि पल्लव राजा अपने गवर्नर के साथ शासन करते थे। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त की अश्वमेध शैली की मुद्राओं से अश्वमेध यज्ञ की सूचना मिलती है। सातवाहन शासक सातकर्णी की एक मुद्रा पर जलपोत का चित्रण उत्कीर्ण है, जिससे ऐसा अनुमान लगाया गया है कि उसने समुद्र विजय की थी। तो समुद्र विजय किसने की थी? सातवाहन नरेश सातकर्णी ने। इसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की व्याघ्र शैली की मुद्राओं से उसकी पश्चिमी भारत यानी गुजरात काठियावाड़ के शकों की विजय सूचित होती है। तीसरा है स्मारक। इसके अंदर प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियां आदि आती हैं। स्मारकों के अंदर क्या क्या आते हैं? प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियां आदि आते हैं। इनसे विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। इनके अध्ययन से भारतीय कला के विकास का भी ज्ञान प्राप्त होता है। मंदिर, विहारों तथा स्तूपों से जनता की आध्यात्मिकता तथा धर्मनिष्ठा का पता चलता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयों से 5 सहस्त्र वर्ष पुरानी सैंधव सभ्यता का पता चलता है। खुदाई के अन्य प्रमुख स्थल तक्षशिला, मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगृह, सांची और भरूच आदि हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय के तत्वाधान में कौशाम्बी में व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई है। यहाँ से उदयन का राजप्रसाद एवं घोषिताराम नामक एक विहार मिला है। जो राजा उदयन है उसके राजप्रसाद एवं घोषिताराम नामक एक विहार मिला है कौशाम्बी में। अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा आदि की खुदाइयों से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000 के लगभग प्रारंभ हो गया था। इसी प्रकार दक्षिणी भारत के कई स्थानों से भी खुदाइयां की गई हैं। पांडिचेरी के समीप स्थित अरिकामेडु कहां स्थित है? पांडिचेरी के स्थित जो पास में स्थित है। नमक स्थान की खुदाई से रोमन सिक्के, दीप का टुकड़ा, बर्तन आदि मिले हैं। तो अरिकामेडु से क्या क्या मिले हैं? रोमन सिक्के मिले हैं, दीप का टुकड़ा मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और बर्तन आदि मिले हैं, जिससे पता चलता है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोम तथा दक्षिण भारत के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। पतडकल, चित्तलदुर्ग, तालकड, हेलवीड, मास्की, ब्रह्मागिरी आदि दक्षिण भारत के कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है जहां से खुदाइयां हुई हैं। विभिन्न स्थानों से प्राप्त सामग्रियों से प्राचीन इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर सुंदर प्रकाश पड़ता है। देवगढ़, झांसी का मंदिर, देवगढ़ का मंदिर, भितरगांव का मंदिर, अजंता की गुफाओं के चित्र, नालंदा की बुद्ध की ताम्र मूर्ति आदि से हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। दक्षिण भारत से भी अनेक स्मारक प्राप्त होते हैं। तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। पल्लव काल से भी कई मंदिर प्राप्त किए गए हैं। खजुराहो तथा उड़ीसा से प्राप्त बहुसंख्यक मंदिर हिंदू वास्तु एवं स्थापत्य के उत्कृष्ट स्वरूप को प्रकट करते हैं। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक सिक्के मिलते हैं। इनमें मुख्य रूप से जावा का बोरोबुदूर स्तूप तथा कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का उल्लेख किया जा सकता है। इसी प्रकार मलाया, बोर्नियो, बाली आदि में हिंदू संस्कृति से संबंधित अनेक स्मारक प्राप्त हुए हैं। इनसे इन द्वीपों में हिंदू संस्कृति के पर्याप्त रूप से विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार भारतीय साहित्य और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो है उनके आधार पर प्राचीन भारत का जो पुनर्निर्माण किया जा सकता है। इसमें अभी विदेशी जो यात्रियों का विवरण है ये बाकी रहता है, तो अगली वीडियो हम विदेशी यात्रियों के विवरण जो है उनका अध्ययन करेंगे। उसके साथ ही हम जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनका भी हम 2006 से 2023 तक जितने भी पेपर हैं उनका हम सोल्यूशन करेंगे। तो साथ के साथ वो भी एक वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि टाइम निकाल के वो करूं। तो अगर आप चाहते हैं कि
यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।